Hello guys, good evening. Welcome to Intense Yoga. This is Tahira, and we will be completing our rest of topics from tort law. Though tort law is not so important as far as this exam is concerned, but yet we do have to read all those topics because we do not know that in 2 3 marks or 4 marks which questions are gonna come. Okay, so here we starts. First we have vicarious liability. See, generally a person is liable for his own wrongful acts and one does not incur any liability for the acts done by other. The term vicarious liability means the liability of a person for the tort committed by someone else. जनरल केस क्या होता है कि पर्सन अपने wrongful act के लिए liable होता है और किसी और के wrongful act की liability वो incur नहीं करते. लेकिन vicarious liability का मतलब ये होता है कि किसी और की wrongful act की liability कोई और incur करता है. अब ये लाइबिलिटी इनकर तभी होता है when there's already existing relationship between that two person. And what could be that relationship? Vicarious liability arises in the following cases: liability of the master for the tort of his servant, liability of partner of each other's tort, liability of principal for the tort of his agent. देखो, अब विकीनेस लाइबिलिटी कहाँ कहाँ अराइज होता है. मैंने कहा ना, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप होना जरूरी है. ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में पहला ये है कि मास्टर की लाइबिलिटी होती है सर्वेंट के टॉर्ट. अगर सर्वेंट ने कोई टॉर्ट कमिट किया है तो हु विल बी लाइबल? मास्टर वुड बी लाइबल. तो हियर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन मास्टर एंड सर्वेंट. ठीक है. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, दैट इज कि पार्टनर्स की लाइबिलिटी होती है. जैसे फॉर एग्जाम्पल कंपनी में पार्टनर है. ठीक है. तो जितने भी टॉर्ट कमिट किया है सारे ही पार्टनर्स वुड बी लायबल फॉर दैट. ओके. लाइबिलिटी ऑफ अ प्रिंसिपल फॉर द टॉर्ट ऑफ हिज एजेंट. अगर कुछ एजेंट ने कोई टॉर्ट कमिट किया है तो हु वुड बी लायबल? प्रिंसिपल वुड बी लायबल. When an agent commits a tort in the course of performance of his duty as an agent, when the liability of principal arises for such wrongful act. जब कोई agent in the course of his duty, it's a requirement कि there has to be pre-existing relationship, and that pre-existing relationship में a person commits a tort in the course of performance of his duty. अपनी duty जो उसको assign किया गया है, जिस काम के लिए उसको रखा गया था, उस काम में उसने कोई टॉर्ट कमिट किया है तो जिसने रखा था उसको, दैट पर्सन एम्प्लॉयर वुड बी लायबल. इस केस में एजेंट ने अगर कोई टॉर्ट कमिट किया है अपने परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी में एज एन एजेंट, तो लाइबिलिटी वुड अराइज of such wrongful act on the principal as well. The agent is liable because he has done wrongful act. The principal is liable vicariously because of the principal agent relationship between the two. Both can be made liable for the same wrongful act. They are considered to be joint tort feasors and their liability is joint and several. In such a case, plaintiff has choice either to sue the principal, agent or both of them. See, यहाँ पे क्या होता है, एजेंट लाइबल क्यों होगा? एजेंट लाइबल होगा अपने रॉन्गफुल एक्ट के लिए. ठीक है. प्रिंसिपल लाइबल क्यों होगा? प्रिंसिपल विकेरियसली लाइबल होगा क्योंकि देयर वाज अ प्री एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप, दैट इज प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑफ देम. नाउ कमिंग कि अब दोनों ही पर्सन लाइबल है तो जो इस ये सिनेरियो में जॉइंट टॉर्ट फीजर्स कहलाएंगे. जॉइंट टॉर्ट फीजर्स कौन कहलाता है? जब दो पर्सन साथ में टॉर्ट कमिट कर रहे होते हैं तो उनकी लाइबिलिटी क्या होती है? जॉइंट और सेवरल होती है. मतलब वो साथ में तो लाइबल होते ही हैं, साथ साथ वो अलग अलग भी लाइबल होते हैं. मतलब ऑन देयर ओन पार्ट भी वो लाइबल होते हैं. इन और इस सिनेरियो में जो प्लेंटिफ है, जो कंप्लेंट फाइल करेगा, उनके पास एक ऑप्शन होगा, या तो वो प्रिंसिपल को सू कर सकता है या वो एजेंट को सू कर सकता है या दोनों को ही सू कर सकता है बिकॉज दे हैव जॉइंट लाइबिलिटी एज वेल एज सेवरल लाइबिलिटी. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जॉइंट टॉर्ट यूजर्स कौन होते हैं, उनकी लाइबिलिटी क्या होती है. और विकेरियस लाइबिलिटी में हमें क्या देखना है? मेनली देयर हैज टू बी सम प्री एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप एंड दैट प्री एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में ऐसा है कि जो पर्सन को अपॉइंट किया गया है जिस रिलेशनशिप में, वो है उस पर्टिकुलर जिस ड्यूटी परफॉर्मेंस की रखा गया है उसको, वो ड्यूटी परफॉर्म करने वक्त उसने कोई टॉर्ट कमिट किया है. दैट इज व्हाट वी हैव टू सी इन दिस विकेरियस लाइबिलिटी.
Similarly, when the wrongful act is done by one partner in the ordinary course of business of the firm, all the partners are vicariously liable for the same. All the partners of the firm that is guilty partner and the other are considered to be joint tortfeasors, their liability is also joint assailable. ऐसा मैंने तुम्हें बताया कि अभी यहाँ पे प्रिंसिपल एजेंट वाले सिनेरियो में सिमिलरली अगर कोई एक फर्म है उसमें सारे पार्टनर्स हैं तो एक ने कोई टॉर्ट कमिट किया है सारे ही पार्टनर्स विकेरियसली लायबल हो जाएंगे उस टॉर्ट के लिए क्योंकि एंड देखो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड मेंशन है इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ फर्म। देखो यहाँ इसका मतलब क्या हुआ कि जो फर्म जिस चीज के लिए स्टैब्लिश हुआ है जो बिजनेस कैरी आउट करने के स्टैब्लिश हुआ है उसकी ऑर्डिनरी कोर्स में अगर कोई पार्टनर ने कोई फ्रॉड कमिट किया है देन उस सिनेरियो में who would be liable? That partner would be liable. All other partners of the firm who they also would be vicariously liable. यहाँ पे भी क्या हो जाएंगे वो सब joint tort fees हो जाएंगे मतलब उनकी liability joint भी होगी और several भी होगी. Same rule applies in the case of master servant as well. Master vicariously liable होते हैं wrongful act done by his servant in the course of employment. अगर सर्वेंट ने अपने कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में कोई रॉन्गफुल एक्ट किया है उसके लिए मास्टर लायबल होते हैं मास्टर की liability of master of course is in addition to that of servant और इसमें भी वही सेम बात है कि यहाँ पे मास्टर की लाइबिलिटी जो होती है वो सर्वेंट की लाइबिलिटी के एडिशन में ऐड किया जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मास्टर लायबल हो रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि सर्वेंट को छोड़ दिया जाता है। सर्वेंट वुड ऑल्सो बी लायबल उसकी एडिशन में मास्टर भी लायबल होता है बिकॉज ऑफ दैट मास्टर सर्वेंट प्री एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप। ठीक है The liability arising in different kinds of relationship is being discussed below. मैंने बताया प्रिंसिपल एजेंट में क्या होता है प्रिंसिपल एजेंट देखेंगे मास्टर सर्वेंट देखेंगे एंड दैट पार्टनर्स ऑफ द फॉर्म देखेंगे। तीन रिलेशनशिप देखना होता है मेनली हमें। Principal agent when a person appoints another to do any act for him or represent him in dealing with a third person so as to bind himself by the acts of such another person, such a person is called principal. अगर कोई एक person किसी थर्ड पर्सन को या फिर किसी एक पर्सन को अपॉइंट करता है अपने एक्ट करवाने के लिए या उसको रिप्रेजेंट करने के लिए थर्ड पर्सन के सामने तो जो पर्सन को अपॉइंट किया है वो जो एक्ट परफॉर्म करेगा उन सब एक्ट के लिए हु वुड बी लायबल प्रिंसिपल वुड बी लायबल। ठीक है एन एजेंट इज अ पर्सन एम्प्लॉयड टू डू एनी एक्ट फॉर अनदर और टू रिप्रेजेंट अनदर इन डीलिंग विद थर्ड पर्सन। मैंने कहा ना एक पर्सन अगर किसी दूसरे पर्सन को अपॉइंट करता है खुद के काम करवाने के लिए या फिर अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए थर्ड पर्सन के सामने तो वो पर्सन कौन कहलाता है जो अपॉइंट होता है वो एजेंट कहलाता है जिसने अपॉइंट किया है वो प्रिंसिपल कहलाता है और वहां पे एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश होता है दैट इज व्हाट प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। जनरल रूल्स ऑफ लॉ ऑफ एजेंसी। देखो अब लॉ ऑफ एजेंसी के जनरल रूल्स क्या है। पहला है कोएफिशिएंट एलियम coefficient per alium coefficient per se. This maxim literally means that the act of agent is the act of the principal. The principal is liable for all the acts done by the agent during the course of agency. लॉ ऑफ एजेंसी के कुछ जनरल रूल्स हैं। वो रूल क्या है पहला है कोएफिशिएंट पर एलियम कोएफिशिएंट पर सी। इसका मतलब क्या होता है कि एजेंट की एक्ट के लिए हु वुड बी लायबल प्रिंसिपल वुड बी लायबल राइट। प्रिंसिपल इज लायबल फॉर ऑल द एक्ट्स जो एजेंट अपने कोर्स ऑफ एजेंसी में करता है। ये दिस मैक्सिम स्टेज द सेम थिंग जो हमने प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप वाली विकेरियस लायबिलिटी देखी। Whatever principal can do himself, he may get same done through sub-agent, except acts of personal nature. अब यहाँ पे the question arises, why does the principal is vicariously liable for the wrongful act of the agent? Because principal जो काम खुद कर सकता है वही सेम काम तो वो अपने एजेंट से करा रहा है राइट। वो ऑथराइज किया है एजेंट को खुद को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो अगर वो कोई गलत एजेंट कोई गलत काम करेगा तो हु वुड बी लायबल फॉर दैट हु एल्स शुड बी लायबल फॉर दैट प्रिंसिपल शुड बी लायबल फॉर दैट। अगर और फॉर एग्जाम्पल एजेंट कोई ऐसा कुछ पर्सनल काम कर रहा है जिसमें कोई रिलेशन नहीं है प्रिंसिपल एजेंट का उस सिनेरियो में ऑब्वियसली एजेंट वुड अलोन वुड बी लायबल एज अ पर्सन। उसका एजेंट का कोई एज अ पर्सनैलिटी कोई मैटर ही नहीं करेगा। Yeah, so there's a case that is State Bank of India versus Shyama Devi. ये केस पढ़ेंगे तो we'll be able to get कि principal agent relationship होता क्या है actually. The respondent, Mrs. Shyama Devi, opened a savings bank account with plaintiff's predecessor, Imperial Bank of India, at its Allahabad branch. The respondent gave some cash and check to one
Kapil Deo Shukla, who was friend of respondent's husband and employed in the said bank, for being deposited in an account. The said payments were made to Kapil Deo Shukla in his capacity as a respondent's husband friend. This is very important. No receipt or voucher was obtained indicating the said deposit. The bank servant, instead of making the deposit in the respondent's account, got the check cashed and misappropriated the amount. He, however, made false entries in the respondent's passbook and bank outside the course of employment. The appellant bank could not be made liable for the fraud committed by the servant. See, यहाँ पे क्या है, हो रहा है क्या है, देखो. रिस्पोंडेंट है, रिस्पोंडेंट का नाम क्या है, मिसेस श्यामा देवी. उसने एक सेविंग बैंक अकाउंट खोला प्लेंटिफ के बैंक में, दैट इज इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, उसके इलाहाबाद ब्रांच में. ठीक है. रिस्पोंडेंट ने कुछ कैश और चेक कपिल देव शुक्ला को दिया था, जो कि फ्रेंड था रिस्पोंडेंट के हस्बैंड का. रिस्पोंडेंट का जो हस्बैंड है उसका फ्रेंड है कपिल देव शुक्ला, उसको उसने दिया था कुछ चेक और कैश डिपॉजिट करने के लिए बैंक में, जो उस पर्टिकुलर बैंक के, ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के इलाहाबाद ब्रांच का एम्प्लॉय था. ठीक है, उसके अकाउंट में डिपॉजिट करने के लिए. अब ये जो पेमेंट किया गया कपिल देव शुक्ला को, क्या उसके कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में किया गया या उसके पर्सनल कैपेसिटी में किया गया? तो हियर द थिंग, द कोर्ट हेल्ड दैट कि इसकी जो कपिल देव शुक्ला ये जो चेक रिसीव किया है वो अपने पर्सनल कैपेसिटी में किया है, बिकॉज ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ दैट फिड्यूशियरी रिलेशनशिप बिटवीन द रिस्पोंडेंट एंड कपिल देव शुक्ला, बिकॉज रिस्पोंडेंट के हस्बैंड का फ्रेंड था वो. ठीक है, इसीलिए लेटर ऑन बैंक वोंट बी हेल्ड लायबल, क्योंकि कपिल देव शुक्ला ऑल्दो बैंक कुड हैव बीन लायबल अगर उसको ये अपने कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट वो चेक रिसीव करता, कोई XYZ पर्सन को चेक देता. बट इस सिनेरियो में क्योंकि देर एक तो उसके पर्सनल कैपेसिटी में उसने चेक रिसीव किया है, इसीलिए यहाँ पे ओनली कपिल देव शुक्ला एज अ पर्सन वुड बी लायबल एंड बैंक बीइंग द प्रिंसिपल वोंट बी लायबल, क्योंकि यहाँ पे एज अ प्रिंसिपल बैंक, बिकॉज कपिल देव शुक्ला एज एन एजेंट यहाँ पे एक्ट नहीं कर रहा है while receiving those cash and check in his personal capacity. Make sense? Okay. Next is master servant. पहले मैंने principal agent बताया. Next is master servant. If a servant does a wrongful act in the course of his employment, the master is liable along with the servant. Thus, the wrongful act of servant is deemed to be the act of master as well. This is based on doctrine respondent superior that the principal be liable. अगर servant कोई wrongful act करता है अपने course of employment में, उस scenario में master भी liable होगा. There's a very important thing in vicarious liability is we have to check what are the scenarios and what are the work or things that come in the course of employment. वो बहुत important होता है जब हम fact और प्रिंसिपल वाले क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि अगर सर्वेंट कोई रॉन्गफुल एक्ट कमिट करता है अपने कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में, तो हु एल्स वुड बी लायबल? मास्टर वुड बी लायबल. क्यों? क्योंकि जो सर्वेंट रॉन्गफुल एक्ट करता है वो मास्टर का एक्ट माना जाता है, कि ऐसा एज्यूम किया जाता है कि मास्टर ने वो एक्ट किया है. ये डॉक्ट्रिन, ये पर्टिकुलर जो लाइबिलिटी है, ये एक डॉक्ट्रिन पे बेस्ड है, इसको कहते हैं रिस्पोंडेंट सुपीरियर. रिस्पोंडेंट सुपीरियर का मतलब होता है लेट द प्रिंसिपल बी लायबल. Conditions for the liability of master. What are the prerequisites for the liability of master? हर केस में तो मास्टर लायबल नहीं होगा. देखो, पहला तो ये है कि सर्वेंट जो है वो टॉर्ट कमिट कर रहा हो अपने कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में. सर्वेंट मस्ट हैव committed a tort in the course of his employment. As I said कि सर्वेंट ने tort commit किया हो, hold on, और वो टॉर्ट जो है वो कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में किया हो उसने. द लाइबिलिटी ऑफ मास्टर इज नॉट लिमिटेड ओनली टू द एक्ट्स व्हिच ही एक्सप्रेसली ऑथराइजेस टू बी डन, बट ही इज आल्सो लायबल फॉर द टॉर्ट्स कमिटेड बाय हिज सर्वेंट ऑन हिज ओन अकॉर्ड इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सी, पहले मैंने क्या बताया कि मास्टर सर्वेंट में लायबल कौन होता है? अगर सर्वेंट कोई रॉन्गफुल एक्ट कमिट करता है, कोई टॉर्ट कमिट करता है अपने कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में, तो हु एल्स वुड बी लायबल? मास्टर वुड बी लायबल, upholding the doctrine of respondent superior which says let the principal be liable. But सिर्फ मास्टर की लाइबिलिटी उस एक्ट तक सिर्फ लिमिटेड नहीं है जिस एक्ट को उसने एक्सप्रेसली ऑथराइज किया है, बल्कि वो एक्ट्स भी कवर होते हैं इसमें जो सर्वेंट अपने खुद के मर्जी से करता है
course of employment में, because that was necessary for carrying out the process or carrying out the work in the course of employment. So the, there's a case for this particular vicarious liability, that is master servant liability, Lloyd versus Grace Smith and Company. Miss Lloyd approached Miss Grace Smith and Company to seek investment related advice. Okay. The clerk who attended upon her asked her to sell her properties and reinvest the proceeds. Miss Lloyd signed certain documents which were supposed to be sale deed, actually turned out to be gift deed in favor of clerk. The clerk disposed of property and misappropriated the funds. It was held that company was liable for the fraudulent acts of the clerk. देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, मिस लॉयड चाहती है मिस ग्रेस स्मिथ एंड कंपनी के पास इन्वेस्टमेंट एडवाइस लेने के लिए, ठीक है। वहाँ पे जो क्लर्क उसको अटेंड करता है वो उसको कहता है कि सारी प्रॉपर्टीज तुम सेल कर दो और री इन्वेस्ट करो, ठीक है। फिर तो वो लॉयड को कुछ डॉक्यूमेंट साइन करने थे जो सेल डीड होने वाला था, लेकिन एक्चुअली इट टर्न आउट टू बी अ गिफ्ट डीड। किसके फेवर में? क्लर्क के फेवर में। मतलब क्लर्क सारा डॉक्यूमेंट अपने, सारा प्रॉपर्टीज अपने नाम करा रहा है। क्लर्क ने सारी प्रॉपर्टीज ले लिए, ठीक है, और मिस अप्रोप्रिएट कर दिया फंड को। अब इसमें कौन लायबल होगा इस क्लर्क के रॉन्गफुल एक्ट के लिए? अदर देन क्लर्क, हु वुड बी लायबल? ऑब्वियसली कंपनी वुड बी लायबल, बिकॉज कंपनी के अथॉरिटी के अंडर ही वो काम कर रहा था। ही वॉज सर्वेंट देयर, राइट। तो यहाँ पे इट वॉज सेम वॉज हेल्ड। सी, third is liability of employer for the act of an independent contractor. जनरली एम्प्लॉयर लाइबल नहीं होता है इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के एक्ट के लिए। अब फर्स्ट द क्वेश्चन अराइजेस इज हु आर इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर? इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर वो पर्सन होते हैं जिनको एम्प्लॉय किया जाता है for to perform a particular task or to get done a particular task, only a particular task, or it could be a project as well. बट यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे सिर्फ बताता है तुम्हें करना क्या है, कैसे करना है, तुम कैसे वो अचीव करोगे रिजल्ट। ही जस्ट शोज यू द रिजल्ट। मतलब इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर को बस रिजल्ट बताया जाता है। एम्प्लॉयर ये कैसे काम होगा नहीं होगा उसके कंट्रोल में नहीं होता। मतलब हाउ द वर्क would be performed by the independent contractors, not under the control of employer. That is what independent contractors are. For example, freelancers are independent contractor. सो यहाँ पे मैंने क्या बोला कि एम्प्लॉयर जनरली इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के टॉर्ट के लिए लाइबल नहीं होता है। रीजन क्या है? क्योंकि कैसे काम होगा वो गवर्न, वो कंट्रोल कौन नहीं करता है? एम्प्लॉयर नहीं करता है। एम्प्लॉयर सिर्फ उसको बताता है क्या काम करना है। मतलब व्हाट ही ओनली सेज द रिजल्ट ऑफ द वर्क, नॉट कंट्रोल्स हाउ द वर्क शुड हैव टू बी परफॉर्म्ड। ओके, अब लेकिन इस पर्टिकुलर रूल का भी कुछ एक्सेप्शंस है। पहला एक्सेप्शन ये है कि अगर एम्प्लॉयर कोई एक्ट इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर को कोई इलीगल एक्ट कमिट करने के लिए ऑथराइज करता है, उस पर्टिकुलर सिनेरियो में एम्प्लॉयर लायबल होगा। एम्प्लॉयर लायबल तब भी होता है जब कोई एक्ट ऐसा है जो पब्लिक एट लार्ज को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एक केस है टैरी वर्सेस एश्टन, जिसमें क्या होता है कि पर्सन ने अपने घर के जो वॉल है उस पर लैम्प फिक्स कराया था और वो नेग्लिजेंटली फिक्स हुआ था। तो और वो नेग्लिजेंटली फिक्स भी हुआ था और ये दैट वाज हैंगिंग ओवर द फुटवे, जो एडजॉइनिंग फुटवे था उसके घर के पास, उस पे हैंगिंग था वो, ठीक है। इस वजह से क्या होता है कि व्हेन इट फेल डाउन एंड इंजर्ड द पासर बाय, तो यहाँ पे पर्सन हु इज द ओनर ऑफ दैट पर्टिकुलर हाउस जहाँ पे वो लैम्प फिक्स हुआ था जिसके वॉल पे, he would be liable because he has the duty to see that कि job should have been properly done, काम properly होना चाहिए था। Yeah. So next is vicarious liability of the state. The question here arises is, can state also be liable for the wrongful act of the servants? Servants here refer to those persons who have been authorized by the state to do an act on behalf of them. Okay. So, as per Article 300 of Indian Constitution, both Union of India and state can be sued and they can sue as well. But in what circumstances it has not been stated, and we can conclude the same by looking to various precedents given by various high courts and supreme courts.
does state, and what they can conclude and what appears from by looking to various judgment is that state can be liable for the wrongful act committed by a servant only in this exercise of non-sovereign function. जहाँ पे non-sovereign function exercise कर रहा है सिर्फ वहाँ पे state तभी liable होगा. जहाँ पे sovereign function exercise कर रहे हैं उसके servants तो वहाँ पे state liable नहीं होगा. But the question here arises is what is the non-sovereign function and what are the functions which are sovereign functions? But do we have an exhaustive list? The answer is no. We do look to various judgments. By looking to various judgments, we conclude that these are the functions that have been held by court, that these are sovereign functions and these are non-sovereign functions. See, फर्स्ट केस है स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस विद्यावती. इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट व्हीकल होता है जिसमें एक जो ड्राइवर होता है वो बहुत रैश टू नेग्लिजेंट टाइप का था, और जो ड्राइवर वाज एन एम्प्लॉय ऑफ स्टेट गवर्नमेंट. ही नॉक डाउन प्लेंटिफ्स हस्बैंड. जब सूट आता है कोर्ट में तो कोर्ट हेल्ड दैट पर्टिकुलर पर्सन लायबल एंड द कोर्ट हेल्ड द स्टेट लायबल. जब सुप्रीम कोर्ट में ये जाता है तो सुप्रीम कोर्ट में ये केस जाता है तो वहां पे भी पर्सन तो लाइबल है ही, एज वेल एज स्टेट इज लाइबल. मैंने क्या बताया था, विकेएस लाइबिलिटी में क्या होता है कि देयर इज अ जॉइंट एंड सेवर लाइबिलिटी. मतलब पर्सन जो हु कमिटेड द रॉन्ग वुड बी लाइबल इन हिज ओन कैपेसिटी एंड द पर्सन and the other person जिसके साथ उसकी relationship है already, this relationship that could be master and that could be principal, that could be other members of the firm, that could be employer and here the state. So यहाँ पे state liable होगा. ये कोर्ट ने हेल्ड किया कि हाँ the state would be liable, and same जो हाई कोर्ट ने हेल्ड किया same was held by supreme court and state was held liable in this particular scenario. Coming to next case, कस्तूरी लाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी. इसमें क्या होता है कि इसका मतलब पहले हमने केस में क्या देखा, राजस्थान वर्सेस विद्यावती में हमने देखा कि नॉन सॉवरेन फंक्शन में हमने क्या बताया था कि जब सर्वेंट नॉन सॉवरेन फंक्शन परफॉर्म करता है उस पर्टिकुलर सिनेरियो में अगर वो कोई टॉर्ट कमिट करता है उसके लिए स्टेट लायबल होता है. तो इस जो स्टेट राजस्थान वर्सेस विद्यावती से हाँ स्टेट लायबल हुआ, इसका मतलब कि गवर्नमेंट व्हीकल वो ड्राइव करना वो नॉन सॉवरेन फंक्शन के अंदर आ रहा है, इसलिए वहां पे स्टेट लायबल है. ठीक है. अब अगर सॉवरेन फंक्शन परफॉर्म करता है तो स्टेट भी बच जाता है, स्टेट भी इम्यून हो जाता है. अब देखो, this is a case of sovereign function. Kasturi Lal versus State of UP. One of the partners of a firm of jewelers had gone to Meerut to sell gold and silver. While walking through the market with his goods, he was intercepted and arrested by the police on grounds of suspicion that he was in possession of stolen goods. He was kept in police lockup and his goods were kept in police custody. In the meanwhile, Kasturi Lal was released, but the goods could not be returned as the head constable had run away with them. In a suit brought against the state of UP for damages, it was held the state was not liable for the loss had occurred while the government was discharging sovereign functions. यहाँ पे क्या होता है कि फर्म के कुछ पार्टनर्स थे. फर्म कौन सी थी, फर्म they were jewelers, ठीक है, and they gone to Meerut to sell their jewelry. Okay, they were of gold and silver, but while they were walking through the market, they was misinterpreted or mistook as the person who have been carrying or who has the possession of some stolen goods. So they were kept in police lockup and his goods and their goods were kept in police custody. But later on when they were acquitted and they demanded for the jewelry, they came to know that the head constable had run away with them. In a suit brought against state of UP for damages, because they claim damages from whom? They claim damages from state, right? So it was held that state was not liable because here the servant, that the police was discharging sovereign function, that is police function. इस particular scenario में state liable नहीं होता है. Now the next is doctrine of strict liability and absolute liability. अब strict liability और absolute liability क्या होता है? Strict liability, in some cases a person defendant is liable for the harm caused to another plaintiff even though there is no negligence on his part and he never intended such harm to come to other person. In such scenario, even the defense of inevitable accident is not a valid defense. This is known as principle of strict liability. This principle was laid down in William versus Fletcher. देखो, डॉक्यूमेंट स्ट्रिक्ट लायबिलिटी क्या कहता है, कुछ सिनेरियो में जहां डिफेंडेंट ने प्लेंटिफ को हार्म कॉज किया है इवन इफ देयर वाज नो नेग्लिजेंट ऑन द पार्ट ऑफ डिफेंडेंट एंड ही नेवर इंटेंडेड टू कॉज सच हार्म टू प्लेंटिफ, in spite of the fact there was no negligence, in spite of the fact there was no fault, still
that particular person, the defendant, would be liable because in scenario में inevitable accident का defense भी valid defense नहीं होता है, यही strict liability है. अब the question here arises is कि क्यों होता है and what are the essentials जब हम strict liability लगाएंगे. Before moving forward, first we have to note down that this particular principle of strict liability was laid down in Reliant versus Fletcher case. This is very important. So the coming to this case, Lend versus Fletcher, the owner of a mill, employed a contractor to construct a reservoir over his land to provide water to his mill. While digging and constructing the reservoir, the contractor failed to notice some disused shafts under the site of the reservoir, and as such did not block them up. Shortly after the water was filled in the reservoir, it broke through some of the shafts and flooded these plaintiff's coal mines on the adjoining land. Held, A was liable in respect of the damage was caused to B, even though damage was caused not due to negligence of A but due to negligence of independent contractor. This rule was applicable when harm is caused by escape of fumes, gas, electricity, wire, etc. See, यहाँ पे क्या हो रहा है कि A was the owner of the mill and they employed an independent contractor to construct a reservoir on his land, and while they were constructing and they failed to notice some disused shafts, so and they did not block them up, and later on when the water was filled in the reservoir, it broke, and some shafts got broke, and they flooded the coal mine of the B, which was on adjoining land to A. Okay, so the court held that A would be liable to pay damage to B even though there was no negligence on part of A, but there was negligence on the part of independent contractor. ये rule applicable इसीलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे escape हुआ, unnatural use of land हुआ, escape हुआ some substance जो normal, देखो water is not a harmful substance, but if it is in large amount, it causes disruption, right? It causes disruption to public at large. It can cause, so in such scenario इस वाटर का escape हुआ, यही सेम रूल एप्लीकेबल तब भी होगा जहां पे फ्यूम का escape होगा, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वायर एनिमल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. Now there are some exception to this rule as well. What are those exceptions? पहला है act of God. अगर dangerous thing escape कर जाए कोई unforeseen या supernatural forces की वजह से बिना human intervention के वो dangerous thing escape कर जाए, उस particular scenario में क्या defendant act of God का plead ले सकता है? Yes, it can be pleaded. कंसेंट ऑफ प्लेंटिफ जहाँ पे कंसेंट हो, वहां पे अगर कोई इंजरी होती है प्लेंटिफ को because he has given consent to the accumulation of dangerous thing on defendant land, later on he can't sue if it escapes and cause some damage. अगर उस डेंजरस थिंग रखने का प्लेंटिफ ने कंसेंट दिया था डिफेंडेंट को, लेटर ऑन अगर वो स्केप करता है और डैमेज कॉज करता है प्लेंटिफ को, तो प्लेंटिफ कांट क्लेम डैमेजेस. Now the third exception is plaintiff's own fault, where the thing escaped due to plaintiff's own default causes damage. The rule in inverse pressure does not apply. देखो, अगर प्लेंटिफ के डिफॉल्ट की वजह से ही वो पर्टिकुलर जो डेंजरस थिंग है वो escape करता है, वो डैमेज कॉज करता है, उस पर्टिकुलर सिनेरियो में defendant won't be liable. There's a case Pointing versus Noakes. There was a poisonous tree on defendant's land. Plaintiff's horse strayed into defendant land and died after nibbling the leaves of the tree. It was held the defendant was not liable as the damage was caused owing to plaintiff's negligence. देखो यहाँ पे defendant के land पे dangerous tree था, plaintiff का horse जो है वो defendant के land पे जाता है and he ate those leaves of the tree and he died. तो यहाँ पे क्या प्लेंटिफ कंपनसेशन ले सकता है जस्ट बिकॉज वहां डिपेंडेंट के लैंड पे डेंजरस थिंग है? नहीं, बिकॉज यहाँ पे कौन सा एसेंशियल फुलफिल नहीं हो रहा है? स्केप वाला. क्यों स्केप नहीं हुआ? वो जैसे हमने देखा था कि अगर डिपेंडेंट के लैंड पे है एंड वो प्लेंटिफ के लैंड पे जा रहा है, एडजॉइनिंग लैंड पे, और वहां पे प्लेंटिफ के लैंड पे रह के कोई एनिमल है, कैटल या हॉर्स खा लेता है, तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में डिफेंडेंट वुड बी लायबल बिकॉज इट विल बी कंसिडर्ड एज स्केप ऑफ दैट डेंजरस थिंग. यहाँ पे स्केप नहीं हुआ, यहाँ पे प्लेंटिफ वाज नेग्लिजेंट. प्लेंटिफ वाज नेग्लिजेंट इन अ वे दैट कि उसने हॉर्स को ध्यान नहीं रखा कि वो कहाँ जा रहा है, क्या खा रहा है. तो इस पर्टिकुलर सिनेरियो में प्लेंटिफ का खुद का फॉल्ट था, तो उसमें डिफेंडेंट वोंट बी लायबल टू पे.
Coming to another exception, that is wrongful act of third party. If the harm caused is due to the act of stranger who is in no way under control of defendant, then is not liable under the rule. अगर कोई harm cause होता है because of some act of stranger, वो stranger वो person हो जाएगा जो किसी भी तरह से डिफेंडेंट के कंट्रोल में नहीं था, डिफेंडेंट को कोई आइडिया नहीं था कि पर्सन क्या करने वाला है. तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में क्या हो जाएगा कि डिफेंडेंट वोंट बी लायबल बिकॉज यहाँ पे कोई स्ट्रेंजर की वजह से, कोई थर्ड पार्टी की वजह से कोई रॉन्गफुल एक्ट कॉज हुआ है. ओके, स्ट्रिक्ट भी समझ में आ गया. अब we are coming to next doctrine, that is doctrine of absolute liability. Doctrine of absolute liability is a creation of Supreme Court in preference of a rule of strict liability laid down in Ryan versus Fletcher. The highlight of this rule of absolute liability is that it is not subject to any of the exception discussed under the rule of strict liability. Because strict liability and absolute liability is almost same. The only difference is strict liability में exceptions होते हैं, absolute liability में exceptions नहीं होते. Absolute liability में भी अगर defendant was not negligent on his part, but they had some dangerous substance and that escaped and it was not natural use of land, then they would be liable in spite of the fact that कि कोई fault नहीं था, वो negligent नहीं था अपने part पे. But the only difference is कि यहाँ पे कोई भी exception नहीं लगता है. The person is absolutely liable in all scenarios. ये जो path breaking decisions है, ये सुप्रीम कोर्ट ने दो मेजर गैस लीक के केस में लिया था. पहला, escape of methyl isocyanide gas in the case of यूनियन कार्बाइड प्लांट, या फिर वो कहते हैं ना भोपाल गैस ट्रेजेडी केस, उस केस में, और लीकेज ऑफ ओलियम गैस इन द केस ऑफ एमसी मेहता वर्सेस ऑफ इंडिया. दोनों ही सिनेरियो में इतना ज्यादा हैवॉक क्रिएट हुआ था, इतना ज्यादा इनोसेंट लाइव्स जो थे, थाउजेंड्स ऑफ इनोसेंट लाइव्स got there was a loss of thousands of innocent life. तो यहाँ पे the question is कि Supreme Court was having that fear कि अगर industries, those industries who are dealing with such a hazardous substance, they would be escaping the liability of this particular damage, for liability for damage, if they will be pleading some exception as given a doctrine of strict liability. So there should be a doctrine which should be dealing with those industry who are dealing with hazardous substances, और वो hazardous substances ऐसे हैं कि अगर वो escape कर जाए तो बहुत सारे innocent life चली जाएंगी. उस सिनेरियो में क्या इंडस्ट्री कोई प्ली ले सकता है एक्सेप्शन का? द आंसर इज नो. इसीलिए वहां पे कोर्ट ने एक न्यू डॉक्ट्रिन डेवलप की, इट इज डॉक्ट्रिन ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी. ऑलराइट, दैट्स इट. नाउ विल बी डिस्कसिंग सम क्वेश्चंस. सो अब कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं. सारे क्वेश्चंस PYQs हैं जामिया के. पहला क्वेश्चन है, द principle says a person's individual welfare shall in cases of necessity yield to that of community, and that his property, liberty and life shall under certain circumstances be placed in jeopardy or even sacrificed for the public good. See, यहाँ पे कह रहा है कि person का जो individual welfare है, उस नेसेसिटी के केस में क्या होता है कि अगर कम्युनिटी एट लार्ज की प्रॉपर्टी, लाइफ और लिबर्टी को सेव करने के लिए कुछ सर्कमस्टेंसेस में पर्सन की इंडिविजुअल वेलफेयर को जेपार्डी में रखते हैं इन ऑर्डर टू सैक्रिफाइस फॉर द पब्लिक गुड. ठीक है. अब coming to the factual situation, Anita and Sumita are neighbors. Sunita's house was on fire, so she trespassed onto Anita's property to draw water from the latter's well to douse the fire. See, Anita और Sumita क्या थे? यहाँ पे neighbors थे. सुनीता के घर पे आग लग जाती है, so she trespassed onto Anita's property. अनिता की property पे trespass करती है. The main thing that or the thing that you need to know here is trespass क्या होता है. Trespass is अगर कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन के प्रॉपर्टी में अनलॉफुली उसकी इंजॉयमेंट में इंफ्रिंजमेंट करता है, उसकी राइट टू इंजॉयमेंट में इंफ्रिंजमेंट करता है, एंड दैट इंटरफेरेंस शुड हैव टू बी अनलॉफुल, देन दैट इज ट्रेसपास. ठीक है. देखो, सुनीता के घर पे आग लग जाती है तो वो ट्रेसपास करके अनिता के प्रॉपर्टी पे जाती है और वहां से वाटर लेती है उसके वेल से
आग बुझाने के लिए। द क्वेश्चन इज कि क्या यहाँ पे सुनीता वुड बी लायबल फॉर ट्रेसपास और शी वुड नॉट बी लायबल बाय टेकिंग द प्ली ऑफ नेसेसिटी. Now, let's see the option. Sunita is liable because she trespassed into Anita's property. Sunita is liable because she did not call the fire brigade and straight away jumped into Anita's property. Sumita is liable because there was necessity. She is protected under this defense. Sunita is not liable because she did not intend to cause any harm to Anita's property and just took water from the well. The right answer is Sunita is not liable. Sunita is not liable because there was necessity and she is protected under this defense. Necessity था और उसको करना पड़ा trespass. तो उस particular scenario में Sunita won't be liable. The next question is development of law of tort has taken through. Law of tort का development कैसे हुआ है? We all know कि law of tort we do not have any as such statute. तो law of tort development हुआ कैसे? Yeah. So the options are custom and precedents, judicial decision, enactments, or the above. The correct answer is judicial decision. The precedents के through, judicial decisions के through हमारा law of tort develop हुआ है. What the court held in particular scenario and different scenarios. Coming to next question, principle: a person is said to have committed assault when an apprehension is caused in the mind of a person that he is about to use physical force against his body. पर्सन ने असॉल्ट कमिट किया है अगर वो एप्रीहेंशन क्रिएट करता है दूसरे के माइंड पे दैट ही इज अबाउट टू यूज फिजिकल फोर्स अगेंस्ट हिज बॉडी, देन ही हैज कमिटेड असॉल्ट. असॉल्ट क्या होता है? दूसरे के माइंड पे. फॉर एग्जाम्पल एक्स ने असॉल्ट तब कमिट किया होगा जब वो वाई के माइंड पे एप्रीहेंशन क्रिएट करता है कि ही इज जस्ट अबाउट टू यूज फिजिकल फोर्स ऑन हिम. मतलब एप्रीहेंशन इज डर बनाना उसके दिमाग पे. और डर सिर्फ डर बनाने के लिए रीजनेबल मीन्स होना चाहिए उसके पास कोई ऐसे मीन्स होना चाहिए, ऐसा कोई पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, पर्टिकुलर इतनी एबिलिटी होनी चाहिए, या तो ऐसा होना चाहिए कि वो उसी वक्त उस प्लेस पे हो, उस सिनेरियो में एप्रीहेंशन क्रिएट होगा. और एप्रीहेंशन क्रिएट तब होता है जब देयर इज एन इमिनेंट डेंजर. मतलब वो तुरंत उस पर कॉज करने वाला है हार्म, ठीक है, तुरंत यूज करने वाला है फिजिकल फोर्स, देन असॉल्ट कमिट हुआ है. Now coming to facts, A abuses B while he was sitting in a moving train by aggressively shaking his fist when B was standing on the railway platform at a distance. C, A ने B को abuse किया. B और A जो है वो मूविंग ट्रेन में बैठा हुआ था. अब अब्यूज करते हुए उसने एग्रेसिवली अपनी फिस्ट को शेक किया, ठीक है. अब लेकिन बी, ए मूविंग ट्रेन में और बी कहाँ है? रेलवे प्लेटफॉर्म पे है, दूर में खड़ा है, ठीक है, और वहां से ट्रेन पास हो रही है और ए उस ट्रेन में है. सो डू यू थिंक कि यहाँ पे ए हैज द मीन्स टू फुलफिल द थ्रेट जो वो दे रहा है, जो एग्रेसिवली अपना फेस्ट शेक कर रहा है? तो नो, ही डिड नॉट हैड एनी मीन्स. क्यों? क्योंकि यहाँ पे एप्रीहेंशन उसके बी के माइंड में तभी क्रिएट होगा जब वो उसके सामने होगा एंड उसको ये एकदम रियल सिनेरियो, मतलब इन अ रियल वे उन्हें उसे तुरंत ये इमिनेंट थ्रेट फील होगा, अप्रीहेंशन होगा कि he is about to use physical force on him. The options are: A caused apprehension of assault in the mind of B, A has committed assault against B, A has not committed assault against B, A has caused fear of assault in the mind of B. The correct answer is A has not committed assault against B. वाई? क्योंकि ए के पास मीन्स नहीं था, ए तो मूविंग ट्रेन में है, वो कैसे कॉज करेगा हार्म? तो बी को तो ये ऑलरेडी पता है कि वो कुछ भी बोल ले वो मुझे हार्म कॉज नहीं कर सकता. तो क्या बी के दिमाग में एप्रीहेंशन क्रिएट हुआ? नहीं. जहां पे एप्रीहेंशन तभी क्रिएट होगा जब जो पर्सन तुम्हें थ्रेट दे रहा है, जो पर्सन तुम्हें एप्रीहेंशन क्रिएट करा रहा है, दैट पर्सन हैज द मीन्स एंड दैट पर्टिकुलर जो तुम्हें थ्रेट फील हो रहा है या तुम्हें जो लग रहा है कि इस पर्सन इज अबाउट टू यूज फिजिकल फोर्स ऑन मी, एंड दैट जो अप्रीहेंशन है, दैट जो थ्रेट है, दैट हैज टू बी इमिनेंट, मतलब तुरंत होने वाला हो, तब हमारे दिमाग में एप्रीहेंशन क्रिएट होता है. और अगर तब एप्रीहेंशन क्रिएट हो रहा है तभी असॉल्ट कमिट होता है, क्योंकि यहाँ पे ए वाज इन अ मूविंग ट्रेन एंड बी वाज एट अ रेलवे प्लेटफॉर्म एंड कोई कॉन्टैक्ट दोनों बीच में था नहीं था और ए कभी भी अपना फोर्स यूज नहीं कर सकता था. तो बी के दिमाग में एप्रीहेंशन क्रिएट हुआ ही नहीं, इसलिए ए ने असॉल्ट कमिट नहीं किया.
Moving on to next question. Defamation is the publication of a statement which tends to lower reputation of a person in the estimation of other member of society. Defamation क्या होता है? Defamation होता है statement, defamatory statement, derogatory statement publish करना किसी की reputation को lower करने के लिए इन सोसाइटी. ठीक है. डिफॉमेटरी स्टेटमेंट पब्लिश करना बहुत जरूरी. पब्लिश का मतलब यहाँ पे सिर्फ इतना है कि थर्ड पर्सन के नोटिस में आना. ठीक है. और स्टेटमेंट हैज टू बी डिफॉमेटरी विच इज नॉट ट्रू. दैट इज व्हाट डिफॉमेशन इज. A writes a highly offensive and derogatory letter about B and sends directly to B in a sealed cover. एक बहुत ही हाईली ऑफेंसिव और डेरोगेटरी लेटर बी के बारे में लिखता है और बी को सील्ड कवर में भेज देता है. ठीक है. इस सिनेरियोज में बताओ क्या यहाँ पे ए ने डिफॉमेशन कमिट किया है या नहीं कमिट किया है. ऑल दो बहुत ही हाईली ऑफेंसिव और डेरोगेटरी लेटर बी को दिया उसने, बट उसने एक सील्ड कवर में दिया और ये डायरेक्टली बी को भेजा, तो ये सिर्फ बी पढ़ेगा और इसमें किसी थर्ड पर्सन को इस बारे में कोई आइडिया नहीं है. मतलब हम पब्लिकेशन there's a lack of one essential, that is publication. मतलब थर्ड पार्टी के नोटिस में नहीं आया. Let's see the option. A is liable for defamation. No, he is not. A is not liable to defamation since there is no publication to any person in whose estimation the reputation of B could be brought down. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट. ए लायबल नहीं होगा डिफॉर्मेशन के लिए क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा नहीं है, पब्लिकेशन नहीं हो रहा है, कोई थर्ड पार्टी नहीं है जो वो लेटर पढ़ेगा जिस जहाँ पे बी का क्या रेपुटेशन कम हो जाएगा. मेक सेंस. पब्लिकेशन का मतलब सिर्फ इतना होता है कमिंग इनटू नोटिस ऑफ थर्ड पर्सन. सी. There's another question, that is, in case the principle says that in case where there is an infringement of legal right even without actual loss, the person whose right is infringed has a cause of action. उस सिनेरियो में जहाँ पे लीगल राइट का इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है, चाहे ना तुम्हारा कोई एक्चुअल लॉस नहीं हो रहा हो, कोई सब्सटैंशियल हार्म कॉज नहीं हो रहा हो, still that person whose legal right have been infringed has a cause of action in the court of law. Coming to facts, P was wrongfully prevented by a returning officer from exercising his right to vote in an assembly election. The candidate for whom he wanted to give his vote won the election. Still, P brought an action for claiming damages. P यहाँ पे क्या कर रहा है? P जा रहा है वोट देने के लिए, but he was wrongfully prevented by a returning officer from exercising his right to vote. Right to vote उससे छीन लिया गया. ठीक है. अब यहाँ पे क्या होता है कि लेटर ऑन जिस पर्टिकुलर कैंडिडेट को वो वोट करना चाहता था वो अल्टीमेटली जीत जाता है. ही वन द इलेक्शन. सो द थिंग इज दैट द यहाँ पे जो पी है उसका कोई एज सच लॉस कॉज नहीं हुआ क्योंकि वो जिस कैंडिडेट को वोट करना चाहता है वो अल्टीमेटली जीत तो गया ये इलेक्शन, लेकिन उसके लीगल राइट का इन्फ्रिंजमेंट हुआ कि नहीं हुआ, यू हैव टू सी. ठीक है. So in this particular scenario, you will answer me in the comment below. That's it for today. Bye bye. We'll see you in next class.